Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड आज इस वीडियो में मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाऊंगी. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सभी को तुरंत ही अपडेट्स मिल जाए. And if you all are finding my voice little husky, that is because I'm not feeling well. So please bear with my voice. And I'm so sorry कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी because मैं टाउन में नहीं थी और which is why I was late. And from now onwards I will be regular in uploading the videos. और ये वाला जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. And so let's start this topic. Industrial relations meaning. Industrial relations is viewed as a process by which people and their organization interact. ये बहुत important terms हैं. People, organization, interaction at workplace to establish the terms and conditions of employment. तो अगर मैं simple words में बोलूँ industrial relations का मतलब क्या है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, वो कहाँ आते हैं, वो एक दूसरे के सामने आते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं. किसके लिए, किस बारे में? टू इस्टेब्लिश द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो वर्क एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस है, मतलब वेजेस हो गए, सैलरीज हो गई, कॉम्पनसेशन, ठीक है, कॉम्पनसेशन के अलावा बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल. फिजिकल कंडीशंस मतलब वहाँ की सेफ्टी, कैसे अगर सपोज एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट को कैसे उसके आगे स्टेप लेना है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, फर्स्ट एड की फैसिलिटी, चिल्ड्रन अगर चिल्ड्रन वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, विमेन काम कर रही हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, रिक्रिएशनल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी. लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक जिस पढ़ लेते हैं. इंट्राम्यूरल मतलब वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी वेलफेयर फैसिलिटीज़ या मेजर्स जो फैक्ट्री के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री. और एक्स्ट्राम्यूरल वो सारे वेलफेयर मेजर्स जो फैक्ट्री की प्रीमाइसेस के बाहर हमको जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक प्रोसेस है, वो ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वेदर दे आर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़, दे कम टुगेदर टू इंटरैक्ट एट द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस मतलब इंडस्ट्री. फॉर व्हाट? टू इस्टेब्लिश द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आप लोगों को अभी आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये हमको समझ में आ गया कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बेसिकली मीनिंग क्या है, कि जो वहाँ पर काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, वो एक दूसरे के साथ आते हैं, डिस्कशंस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. बेसिकली इंटरैक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कलेक्टिवली बार्गेन कर सकते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, या अगर कुछ उसके अलावा कुछ बातें हैं तो वैसा इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं. लेकिन इसको हम पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, कि जब दो लोग काम कर रहे होंगे साथ में, वो जाहिर सी बातें करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करेंगे, काम करने की जो मेथड्स हैं उनको सेट करेंगे, फिर जाके वो पर्टिकुलर वे में काम कर पाएंगे. तो इसको ऐसा स्पेसिफिकली पढ़ने की क्या ज़रूरत है, राइट? तो देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहीं ना कहीं कोर है. किस चीज़ का कोर? एक ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी का. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी एफिशिएंटली काम कर सकती है जब
वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो कॉर्डली हार्मनी में रह के एक दूसरे के साथ काम करें। अभी आपने वो फ्रेज सुना होगा ना कि हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पर दो बर्तन होंगे वहाँ पर वो खटकेंगी आवाज़ आएगी आएगी। इन द सेम मैनर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर वर्कर्स, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सेम चीज़ पे दोनों के दोनों एट द सेम टाइम अग्री करें। वहाँ पर कोलिजन्स हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो सकती हैं। तो यही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस की वजह से क्या होता है, एक लड़ाई वाला माहौल, एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अगर सपोज़ एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, जो वर्कर्स को पसंद नहीं आए, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रेस कर सकते हैं, ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली ये नहीं है कि वो लोग इंटरैक्ट करें, आकर इस्टेब्लिश करें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब ये भी है कि वो जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉर्डली इंटरैक्ट करें, शांत हो के पीसफुली इंटरैक्ट करें, हार्मनी में रह के इंटरैक्ट करें। और क्यों? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो डिसरप्ट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टरप्ट ना हो, वो ख़राब ना हो बेसिकली। और क्योंकि अगर ख़राब होगा एनवायरनमेंट तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंट नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मतलब इंटरैक्शन नहीं होता। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर इंटरैक्शन करते समय कहीं ना कहीं एक डिसहार्मनी पैदा हो रही है, एक डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आ रहे हैं, तो उन सबको, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो इंटरैक्शन में बेसिकली ग्रीवेंस जो होती है, ग्रीवेंस की हैंडलिंग की मशीनरी भी इन्वॉल्व होती है कि अगर इंटरैक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस भी होंगे, लेकिन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से डरना नहीं है, उनको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए जो मेजर्स होते हैं वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही पार्ट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कॉमनली डिनोट्स employers and employee relations in both organized as well as unorganized sector. So केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं बल्कि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें भी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस होते हैं उनको भी हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा जो मीनिंग है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। Thus, the chief actors in industrial relations are the employers and the unions, and their main relationship is through collective bargaining। जैसे अभी मैंने बताया, जो इंटरेक्शन हो रहा है एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो इंटरेक्शन क्या है, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, जब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के सामने आके कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के लिए इंटरैक्ट करते हैं, तो एक एम्प्लॉयर है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखता है, एम्प्लॉई या वर्कर क्या करते हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हैं कि अगर आप ये पॉलिसी बना रहे हो तो इस पॉलिसी को ऐसे नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो ताकि हमारी नीड्स भी फुलफिल हो। तो दोनों तरफ से जब ऐसे इंटरैक्शंस, नेगोशिएशंस होते हैं, उन्हीं नेगोशिएशंस को क्या बोला जाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग बोला जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको मैं एक अलग सेशन में पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको छोटा सा एक डेफिनेशन या मीनिंग आप बोलो समझा रही हूँ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। जब कलेक्टिवली एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ एक साथ आके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करते हैं, बोनस का नेगोशिएशन हो सकता है, वेजेस का नेगोशिएशन हो सकता है कि एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि हम आपको इससे ज़्यादा वेजेस नहीं देंगे, एम्प्लॉयज़ बोले नहीं, हम 1 साल 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, नाउ इट इज़ द टाइम यू हैव टू रेज आवर वेजेस। तो उस
पर्टिकुलर जो सिचुएशन अराइज हुई है उसमें कैसे होगा। अब रेस कैसे करेंगे, तो दोनों सामने आते हैं पार्टीज, वो दोनों अपनी अपनी कोटेशंस, अपने अपने जो टर्म्स हैं उनको सामने रखती हैं एक दूसरे के, ताकि जो भी म्यूचुअली अग्रीमेंट हो, मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट मतलब ऐसा कोई रिजल्ट, ऐसा कोई सोल्यूशन जो दोनों ही पार्टीज को मंजूर हो, अगर उस चीज़ को पाना है तो वो किसके थ्रू पाया जाएगा, कलेक्टिवली बार्गेन करके, मतलब कलेक्टिवली नेगोशिएट करके। तो चीफ एक्टर्स अगर मैं बोलूँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, तो वो क्या क्या है। एक तो एम्प्लॉयर्स हो गए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और वो किस टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, वो किस टॉपिक्स पे इंटरेक्ट करते हैं। कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट, अगर वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या ले ऑफ्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेजर इश्यूज़ की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, मेजर इश्यूज़ मतलब वो मेजर टर्म्स क्या है, वो मेजर मेजर्स क्या है जिनको लेके इंटरेक्शन होता है। वो क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब वेजेस, डीए, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स, वर्किंग कंडीशंस जैसे कि लीव विद वेजेस, वर्किंग आवर्स, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स, एंड उसके अलावा नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, कि आप जॉब सिक्योर करने के लिए क्या क्या अपने वर्कर्स को दे रहे हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें दे रहे हो, जैसे कि प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी हो गई, ग्रेच्युटी की फैसिलिटी हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिकली इन सब चीज़ों का इंटरेक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं। और इसमें केवल इंटरेक्शन ही नहीं आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस से हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो रहे हैं तो कैसे उसको हैंडल करना है। तो वी हैव ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरीज। गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेटअप करती है मशीनरी ताकि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट में पहुंच सके। उस मशीनरी के थ्रू अगर कुछ ऐसा होता है, एम्प्लॉयर्स ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बना ली हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स, रूल्स बना दिए हैं जो वर्कर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं या कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करना है, ग्रीवेंसेस को कैसे रिजॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड जो मेजर्स भी होते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं कहाँ पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पढ़ते हैं। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। नाउ IR डेफिनेशंस, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ये समझ में आएगा कि जो प्रोपाउंडर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डीपली पढ़ा है, उनके पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, उन्होंने कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिफाइन करा है, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। एंड बी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई सो, बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार ऐसा होता है, बट येस देयर हैज़ बिन सम एग्ज़ाम्स जिसमें डेफिनेशंस आई हैं, सीधे सीधे आपको कोटेड डेफिनेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, बट स्टिल जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी वो मैंने कोशिश करी है कि इंक्लूड कर दूँ। तो पहली डेफिनेशन है आर्मस्ट्रॉन्ग की। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, द सिस्टम एंड प्रोसीजर यूज्ड बाय यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स टू डिटरमाइन वेरियस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर कौन सा सिस्टम, जिसको यूनियन और उसके एम्प्लॉयर्स ने यूज़ करा है किस लिए, ताकि वो डिफरेंट कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। एक ऐसा सिस्टम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस है। व्हेन आई एम सेइंग प्रोसीजर, इट मीन्स इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस नहीं है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। अगर हमको किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है तो वी हैव डिफरेंट स्टेप्स, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, इट इज़ अ सिस्टम एंड प्रोसीजर यूज्ड बाय यूनियंस, वर्कर्स एंड देयर यूनियंस एज वेल एज एम्प्लॉयर्स फॉर व्हाट, व्हाई दे आर यूजिंग देम to determine the various conditions of employment, to protect the interest of employed। अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि जो वहाँ पर काम करने वाले पीपल हैं उनकी नीड्स,
उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। प्रोटेक्ट मतलब उनकी नीड्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, जो भी उनकी जो नीड्स मतलब मॉनेटरी नीड्स हो गई, नॉन मॉनेटरी नीड्स हो गई, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी वजह से वो एक सिस्टम और एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू वो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को इस्टेब्लिश करते हैं। और वो इस्टेब्लिश क्यों करते हैं? ताकि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स दोनों की ही नीड्स फुलफिल हो। ना केवल ऐसा नहीं है कि वर्कर्स की ही नीड फुलफिल हो, एम्प्लॉयर्स भी सेटिस्फाइड हो, एम्प्लॉयर्स की भी नीड्स फुलफिल हो, वर्कर्स भी सेटिस्फाइड हो अपने काम से, उनकी नीड्स भी फुलफिल हो। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो रेगुलेट द वेज इन विच एम्प्लॉयर्स ट्रीट द एम्प्लॉयज। व्हेन आई एम सेइंग रेगुलेशंस, इसका मतलब है लेजिस्लेशंस। डिफरेंट लॉज जो बने हैं वो क्यों बने हैं? वो इसीलिए बने हैं ताकि एक कहीं ना कहीं पुलिसिंग हो सके, एम्प्लॉयर्स का एक्सप्लॉइट ना कर पाए अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स अच्छे से ट्रीट करें अपने वर्कर्स को। इसी वजह से रेगुलेशंस फॉर्म हुआ है। और यही सब को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल रिलेशंस। One of the most comprehensive definition which has been put industrial relations in a proper perspective of human relationship is given by Henry Richardson. अब हेनरी रिचर्डसन ने कौन सी डेफिनेशन दी है? ही सेज इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द आर्ट of living together for the purpose of production. Very important. When I'm saying people जब interact कर रहे हैं एक system और procedure follow करके various conditions को, employment की conditions को determine कर रहे हैं, establish कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई random चीज़ है। They are together because of certain reason. They are together because of certain purpose. जब तक purpose नहीं होगा तब तक उनकी togetherness is of no use. वो purpose क्या है? To achieve certain goals, production goals, profit goals, प्रोडक्टिविटी को अचीव करना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हेनरी रिचर्डसन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि IR क्या है? IR आर द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ में रहते हैं, वो किस ढंग से रह रहे हैं, किस ढंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसी आर्ट को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोलते हैं। एलन फ्लैंडर क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को? द सब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस डील्स विद certain regulated and institutionalized relationship in the industry. और relationship का मतलब है relationship between employees and somewhere the government bodies. क्यों गवर्नमेंट का क्यों रोल आता है? जो regulations हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ की जो रिलेशनशिप है उनको रेगुलेट कौन करता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बाय प्रोवाइडिंग अ बेटर लेजिस्लेशन, बाय प्रोवाइडिंग देम अ बेटर लॉ। सो एलन फ्लैंडर ने जो डिफाइन करा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, वो यही था कि इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद सर्टेन रेगुलेटेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री। तो मतलब इसका एलन फ्लैंडर के जो डेफिनेशन है उसका मतलब यही है कि जो रिलेशनशिप है अमंग्स द पीपल, द एम्प्लॉयज़, वर्कर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑल्सो, वो रैंडम रिलेशनशिप नहीं है। इट्स बीन रेगुलेटेड बाय डिफरेंट लॉज, डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट सिस्टम्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। डेफिनेशन बाय H.A. Clegg. He observes the field of industrial relations include the study of workers and their trade union, management and employers association and the state institution concerned with regulation of employment. तो basically simple जैसे मैं आपको बताती आ रही हूँ, H.A. Clegg की जो definition है वो क्या बोलती है? बोलती है कि जो IR है it is a field which includes study of, क्या स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड देयर ट्रेड यूनियंस, मतलब वर्कर्स एंड देयर एसोसिएशन, यूनियंस, मैनेजमेंट एंड देयर एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, एज वेल एज स्टेट इंस्टीट्यूशन, मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल।
to regulate, government controlled for what? In order to regulate the relationship of, basically जो IR है basically वो उसमें जो पार्टीज इंक्लूड होती हैं वो क्या है? एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट बॉडीज, ये 3 पार्टीज हैं. बट जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका जो मेन मोटिव है या रोल है वो क्या है? टू रेगुलेट, to form the laws, to form the policies so that those laws, those policies can efficiently regulate the relationship between employers and employees. तो जो गवर्नमेंट का रोल है, जो कोर मेन जो पार्टीज हैं वो तो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज की पार्टीज है, लेकिन जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है तो गवर्नमेंट का जो मेन मकसद है यहाँ आने का पिक्चर में वो क्या है? सो दैट इट कैन रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ दीज 2 पार्टीज. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज गिवन बाय डेल योडर. अकॉर्डिंग टू डेल योडर, industrial relations deals with the problems which arises in the context of human relationship when the workers submit themselves to be controlled by the employer. तो industrial relations क्या है? Industrial relation deals with the problem कब arise होती है? जब workers अपने आप को present करते हैं in order to get themselves hired basically for the work. जब workers hire करते हैं, अपने आप को present करते हैं so that employers can hire them. और जब hiring होती है तो obviously employers and employees क्या करते हैं? They come together, they form a relationship, they interact. और उसी interaction में जब problems arise होती हैं, differences of opinions होते हैं, तो वही है industrial relations. Problems of human relationship arising from the sale of service for a wage. Sale of service मतलब जब workers या employees अपने आप को hire, अपने आप को so that the employers can hire the employees or workers, अपने आप को sale कर रहे हैं कि आप हमारी सर्विस लो और in return आप हमको wages दो. तो जब इस रिलेशनशिप में सामने आते हैं वर्कर्स और वो एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक रिलेशनशिप में बनते हैं, और उस रिलेशनशिप जो एक रिलेशनशिप फॉर्म होती है, वो जो न्यू फॉर्म्ड रिलेशनशिप है उसमें जब इंटरेक्शन होता है और जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं, इन प्रॉब्लम अराइजेस फॉर व्हाट? प्रॉब्लम अराइजेस in terms of working conditions of employment, to establish rules, to satisfy themselves, to satisfy the needs of the workers, to satisfy the interest of the workers. इन सब से related जो भी problem arises होती हैं वो सब किसका पार्ट है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन दी कॉमेंट सेक्शन. The definition given in the Encyclopedia Britannica underscores the fact that industrial relations cover both individual and collective relations. तो ऐसा नहीं है कि केवल यूनियंस, दोनों साइड से यूनियंस का जो इंटरेक्शन हो रहा है वही इंडस्ट्रियल रिलेशंस के परव्यू में आता है. नहीं, इंडिविजुअल्स जो हैं, सिंगल एंटिटीज, सिंगल एम्प्लॉयर, सिंगल एम्प्लॉय, उनके बीच में भी जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है. The subject of industrial relations therefore include individual relations and joint consultation between employers and employees at the workplace, collective relations between employers and organization and trade union, and the part played by the state for regulating. तो गवर्नमेंट का पार्ट जो है इन रेगुलेटिंग द रिलेशंस वो भी क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट है. नाउ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सबसे पहले एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप से डील करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. लेबर एंड मैनेजमेंट के रिलेशन से डील करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस मतलब डिफरेंट एसोसिएशंस, एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयज़ यूनियन, इन दोनों का रिलेशन. मतलब ये तो है इंडिविजुअल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, बट जब ग्रुप फॉर्म होता है, यूनियन फॉर्म होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ही पार्ट है. देन इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोडक्टिविटी. सी, मैंने आपको बताया अभी इससे पहले कि
जब एक वर्क प्लेस पे group of people, employers and employee, they come together and they interact for what? Interact to establish different या various terms and conditions of employment. जब एक वर्क प्लेस पे एक इंडस्ट्री में ग्रुप ऑफ पीपल, एम्प्लॉयर्स या एन एम्प्लॉयज़ सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं सो दैट वो क्या कर सकें, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स, पॉलिसीज़ वो फॉर्म कर सकें. जो एम्प्लॉयमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको डिटरमाइन कर सकें. तो उस इंटरेक्शन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हो जाए, इंटरेक्शन कॉर्डियल ना हो, हार्मनी ना हो उन दोनों के बीच में. और अगर हार्मनी नहीं होगी, अगर पीसफुल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन नहीं होगा, अगर कॉर्डियली इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों के रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, दोनों के रिलेशंस डैमेज होंगे एक दूसरे के साथ. और अगर ये डैमेज होगा तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? स्ट्रेट अवे जो इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पीस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा. वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमेशा ऑल द टाइम डिस्ट्रप्शन रहेगा. वर्कर्स हैं, दे विल नॉट बी फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे. वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर हार्मनी नहीं होगी, अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो एम्प्लॉयर्स अगर कोई रूल्स बनाएंगे तो एम्प्लॉयज़ फॉलो नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ अपनी तरीके से काम करेंगे तो एम्प्लॉयर्स को पसंद नहीं आएगा. तो ये सब से भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस डील करता है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस का ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. अभी मैं आपको आगे ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी कि कैसे वो इंटरेक्शन को पीसफुली बनाए, कैसे इंटरेक्शन जो हो रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो एक हार्मनी में हो, वो कॉर्डियल हो, वो पीसफुल हो. इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन. अब एम्प्लॉयर्स जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, वो वर्कर्स के लिए बना रहे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों के लिए जिनके लिए वो पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं, उनको भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका मिले इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन. क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो जब एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ साथ में मिल के पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करेंगे, तो एक अच्छी पॉलिसी बन के आएगी जो दोनों को, एम्प्लॉयर्स की नीड्स को एज वेल एज वर्कर्स की नीड को ध्यान में रख के बनाई गई होगी और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगी. और अगर ऐसा होगा तो दोनों का काम एफिशिएंटली आगे बढ़ पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल गोल होता है टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली टू गेन द प्रॉफिट, वो अच्छे से फुलफिल हो पाएगा. एंड द लास्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हैंडलिंग डिस्प्यूट. अभी ज़रूरी नहीं है हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की, पीसफुली इंटरेक्ट करने की, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से अग्री ना करे. तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे डिस्प्यूट अराइज होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इवन इफ हमने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी है, तब भी अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक ऐसा मेजर होना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके. तो वो मैकेनिज्म टू हैंडल, टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट दैट अराइजेस आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड की एस्पेक्ट्स. अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिंगिंग अबाउट साउंड एंड हेल्दी रिलेशंस. एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, साउंड एंड हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्री. लेकिन उसके अलावा जो और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. फैसिलिटेट मतलब इंटरेक्शन जब हो रहा है पीसफुल हो, हार्मनी हो, अच्छे से काम हो. वो क्यों? ताकि प्रोडक्शन अच्छे से हो. अगर दोनों साइड का माइंड पीसफुल रहेगा, काम रहेगा, तो वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और एफिशिएंटली
काम कर पाएंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट होगी। प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉस्पर करेगी। Then to safeguard the rights and interest of both labor and management, not only the labor, मतलब केवल यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हम केवल ये नहीं देखते कि कैसे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स को टेक केयर करना है, बट एट द सेम टाइम जो प्रोवाइडर्स हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जिनकी वजह से एक्चुअली क्या है, देखो एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं उन्होंने बिजनेस सेटअप करा, उन्हीं की वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके कांटेक्ट में आए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी भी नीड्स को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए, उतना ही तवज्जो दिया जाए जितनी एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स की नीड को दी जा रही है, एंड उनकी नीड्स को भी उतनी ही अच्छे से सेटिस्फाई हो किया जाए। The third one is to achieve sound, हारमोनियस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। मैंने अभी आपको बताया कि एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक साउंड रिलेशनशिप होना चाहिए लेबर मैनेजमेंट के बीच में, हारमनी होनी चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होना चाहिए उन दोनों के बीच में। टू अवॉइड अनहेल्दी एटमॉस्फेयर, पीसफुल होना चाहिए, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर को अवॉइड करना है, जितना हो सके स्ट्राइक्स कम होनी है, लॉकआउट्स कम होने चाहिए, घेरों जो स्ट्राइक्स का ही पार्ट है, वर्क स्टॉपेज, ये सब कम होना चाहिए। अगर ये सब कम होगा तो ऑब्वियसली हार्मनी होगी ही होगी, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा ही होगा, साउंड जो रिलेशनशिप है वो होगा ही होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर टुडे। ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस का मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई एम अगेन वेरी सॉरी कि मैं इतने दिन तक अपलोड नहीं कर पाई कोई वीडियोस, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर इन अपलोडिंग द वीडियोज़। और इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अप्रोचेस का नेक्स्ट वीडियो आएगा। सो टिल देन प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है देन प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। सो मैं नेक्स्ट वीडियो अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेके जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।